हाय एवरीवन। कल हम लोग एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, तो इसमें हम लोगों ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाला था। ठीक है। किसका? पॉइंट ए और पॉइंट बी का। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जैसे ही आपको पता चल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो फिर? आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। देखिए, ए पॉइंट हमारे पास आ गया था ये। इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया था? -5 उधर जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, +5/8। और जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/4। ठीक है। और यहाँ पर 2x का वैल्यू 11/4 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11/8। और थोड़ी सी और मेहनत करोगे आप, मतलब x की वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दोगे, तो आपको y भी मिल जाएगा -1/4। ठीक है। तो दिख रहा है आपको क्या? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 7/4, 7/4 और 5/8 मिल गए। तो ये है 7/4, 5/8 और 11/8 -1/4। 11/8 -1/4। ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, है ना। तो इस एबीसी क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो भी सर्कल होगा, उसकी इक्वेशन अपन निकाल लेंगे आराम से। और ये एसी जो है, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ डायमीटर। एसी विल बी एक्टिंग लाइक अ डायमीटर। तो ये एसी जो है वो डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है। आ रही है कि मेरी बात समझ में आपको? तो अपन डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल सबको पता है अच्छे से। किसी भी बच्चे को मैं बोलूंगा अनम्यूट करने को, आप लिख पाओगे क्या? पक्का? चलो, काम करते हैं, मैं खुद ही लिख देता हूँ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा कि ये 7/4, 5/8 और 11/8 और -1/4, ये दोनों डायमीटर्स हैं। तो ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फिर नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर, देखो एक्सट्रीम है ना डायमीटर का, ये एसी डायमीटर है बेटे। तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट 7/4 हो गया और एक हो गया 11/8, प्लस y माइनस 5/8 और y माइनस -1/4। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। इसको पूरी तरह से खोल देंगे तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये लिख डालो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। ठीक है। अच्छा देखो, बहुत आसान टॉपिक है। आप लोग अगर थोड़ा सा बस 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। क्या आपको पता है लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे? एवरीवन, सबका ध्यान आगे होना चाहिए। क्या आपको पता है लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे? या लाइन की इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके बाद आप क्या करते थे? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y का वैल्यू 0 पुट करते थे, तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाता था। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x का वैल्यू 0 पुट करते थे, तो y इंटरसेप्ट आ जाता था। सही है क्या? अच्छा, तो x इंटरसेप्ट क्या होता है? जो लाइन ने जो लाइन ने x एक्सिस पर पॉइंट कट करा है ना, वो होता था एक्स इंटरसेप्ट। जो वाई इंटरसेप्ट होता था वो क्या होता था? लाइन ने जो वाई एक्सिस पर पॉइंट कट करा है वो। अब सेम लाइन की तरह सर्कल भी एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है यार, क्या दिक्कत है? सर्कल ने क्या बिगाड़ा है आपको बताओ? सर्कल भी लाइन को कट कर सकता है ना। ठीक है। तो मैं एक सर्कल बना देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, सर दिस इज अ सर्कल। अब मेरे को बताओ भाई क्या करूं मैं? ये जो सर्कल है, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट करा है? लेटस मार्क दोस पॉइंट।
इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को एक तो ये वाले पॉइंट पे कट करा है, एक तो ये वाले पॉइंट पे। इसको मैं प्यार से ए बोल देता हूँ, इसको प्यार से बी बोल देता हूँ। तो सर्कल ने एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करा है, वो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। क्योंकि यार अब ये लाइन थोड़ी ना है, लाइन तो बेचारा सर्कल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है मैक्सिमम, एक से ज्यादा पॉइंट पे तो कर नहीं सकता है। बट सर्कल में क्षमता होती है कि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे सर्कल को कट कर सकता है। तो बेसिकली वो दो पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को, है ना, अनलेस अनटिल, मतलब मैक्सिमम दो पॉइंट पे कर सकता है मैक्सिमम। तो वो जो दोनों पॉइंट्स उनके बीच की जो दूरी हो जाती है उसको अपन कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और जो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल होता है वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता ना करें। और जब जहां तक बात रही वाई इंटरसेप्ट की, सर्कल वाई एक्सिस को जहां पर कट करता है वो पॉइंट को अपन सी डी बोल देते हैं। वो जो सी डी है ना, इस सी डी के बीच की जो दूरी होती है इसको अपन कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, पक्का? तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो देखो, सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट अपन कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं, और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप साथ में लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल कैसे निकाला जा सकता है? द लॉजिक, लॉजिक क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट निकालने का? लॉजिक खुद से सोचा करो टीचर से पहले, और खासकर फिजिक्स में। फिजिक्स में जब आपको टीचर पढ़ाए ना, तो उससे पहले सोचा करो कि क्या होना चाहिए आगे। मुझे बहुत हेल्प मिलती थी इस चीज से। तो सोचो क्या क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे को एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेरे को ए और बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये सुनो, चाहिए ना? हाँ, ए और बी पॉइंट का एक्स एक्सिस लेंगे तो उनका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर एक्स इंटरसेप्ट आएगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो ए और बी कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे? सही कह रहे हो तुमने, लॉजिक एकदम सही बताया। अब बताओ कि उसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए, एक्स इंटरसेप्ट की पहले परिभाषा लिखते हैं हम। आप यू वर ऑलमोस्ट करेक्ट। देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्या होता है कि सर्कल जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट जो है ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है, तो आप क्या करो, सर्कल की इक्वेशन में y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल की इक्वेशन में y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, खत्म ना। अरे यार देखो, ये जो भी पॉइंट होगा वहां पर जरूर 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 y कोऑर्डिनेट जीरो रहा होगा, यहाँ पर भी जरूर x कोऑर्डिनेट जीरो रहा होगा। ठीक है, और ऐसा पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है सर्कल के साथ, एक बार पॉइंट ए में और एक बार पॉइंट बी में। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन या सर्कल में दो बार ही ऐसा हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट उसका जीरो हो जाए। अदरवाइज सर्कल का, पूरे सर्कल में कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो आप, कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा, बस दो ही पॉइंट ए और बी। तो आप क्या करो, सर्कल की इक्वेशन में y इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक और दो। वो दोनों वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, एल्गोरिदम समझ में आ रहा है, करना क्या, एल्गोरिदम मतलब कि स्टेप्स, क्या दिमाग में करना है आपको, ये चीज समझ में आना चाहिए। मैं सब आपको अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सब चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या है, ऑफ द सर्कल क्या है, इट इज, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इट इज distance between the two points where the circle intersects. Where the circle intersects the x-axis. ठीक है, मतलब सर्कल ने जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा होगा वो वाला डिस्टेंस। हमको अभी वाई इंटरसेप्ट से कोई खास मतलब नहीं। चलो एक काम करे, हाँ ठीक है, कोई काम मत करो, ऐसे ही रहने दो।
तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमको पता रहेंगे। क्या होंगे बेटा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट? कुछ भी हो सकता है, x1 कॉमा 0, 0 निश्चित रूप से होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 निश्चित रूप से होगा, x2 कॉमा 0। ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सर्कल की जो इक्वेशन होती है, देखो सर्कल की इक्वेशन याद हो गई सबको पक्का? एक सांस में याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये होती है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये याद करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 2g y 2x, ऐसा नहीं भाई, एक बार में एकदम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल की इक्वेशन में अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपको वो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, मतलब आपको x इंटरसेप्ट के दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो पुट कर दो आप y इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप y को 0 पुट करोगे तो देखिए इधर ये y स्क्वायर 0 हो जाएगा, बिल्कुल। ये 2fy 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स 0। ठीक है, ठीक है, पक्का? अच्छा, अब मेरे को क्या निकालना है, एक्चुअल में यार g का वैल्यू पता होता, c का वैल्यू पता होता तो एक क्वाड्रेटिक है, ये x में क्वाड्रेटिक है, इस x की दो वैल्यू आएगी, इस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। सही है क्या? अच्छा, वो जो दोनों वैल्यूज आएगी इस क्वाड्रेटिक की, वही होगी ये x1 और वही होगी ये x2। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा ab का, ठीक है? तो ab डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1। दोनों जो रूट्स आ रहे हैं वही कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बीच का डिफरेंस। अब यार डिफरेंस जब भी मैं लेता हूं तो मेरे को डर लगता है, मैथमेटिक्स में एक डर बना रहता है कि कहीं वो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि अपन तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना यार, तो दोनों पॉइंट के बीच का एक डिफरेंस ले रहे हैं। तो गलती से भी नेगेटिव आ गया अगर वो, तो उसके लिए हमने एक मॉडुलस तैनात कर दिया है कि भाई ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेने का, बीच में प्लस होता तो कोई टेंशन ही नहीं होती, फिर हम कोई लोड नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब आप लोग बोलोगे कि सर x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं, आप में से कोई भी बच्चा मुझे अगर बता दे कि x2 माइनस x1 अपन कैसे निकालेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं आपको एक हिंट दूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स है x1 x2, तो दोनों रूट्स का सम क्या होगा? आराम से आप बता सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c बाय a। दैट्स इट। तो यार आपको सम ऑफ द रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, तो क्या आप डिफरेंस ऑफ द रूट्स नहीं बता सकते हो? आराम से बता सकते हो। मैंने आपको एक जादू सिखाया होगा, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। एवरीवन लुक एट द स्क्रीन, बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं मैं आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या उसको अपन ऐसे लिख सकते, देखिएगा है ना, नोटिस करना अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चेक करो, यहां जब अपन इसको खोलेंगे तो क्या खोलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, है ना? तो ये 2ab माइनस 4ab विल बिकम माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर a प्लस बी पता है और a इंटू बी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे a माइनस, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे निकाल लो, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो x2 माइनस x1 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, सोचिए, और माइनस क्या करेंगे, 4x1 x2। ये अपन ने थोड़ी नई चीज सीखी आज, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरी 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 श्योर, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये चीज फिर से बताई थी। ठीक है, तो लिखो ये होता है x इंटरसेप्ट। अच्छा, तो यार जहां तक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की बात है ना, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर मिस किया था ड्यू टू देयर स्कूल एग्जाम्स गोइंग ऑन। तो है ना, वो चैप्टर हो सकता है कि आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए अगर आपने लेक्चर टाइम से देखे नहीं हो तो। मैं चाहता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक you just finish all the lectures and finish the module of that chapter,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मॉड्यूल एज वेल इन द क्लास, हमने पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर लिया उसका, ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व द मॉड्यूल, एंड मैं आपको जो डिस्कशन वाले वीडियोस है वो अपलोड करके दे दूंगा। यहाँ पर आ जाइए। ओके, देखिए x1 प्लस एक्स टू क्या है बेटा, यहाँ पे -2g दिख रहा है क्या आपको? -2g का होल स्क्वायर करेंगे तो 4g स्क्वायर आएगा, माइनस x1 इंटू x2 कितना है c, तो 4g स्क्वायर माइनस c आ जाएगा। लेकिन हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर 4x1 x2 है तो 4c आएगा, ठीक है 4c आएगा। अच्छा ये 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आके 2 बनेगा वो, तो 2g स्क्वायर माइनस c आएगा आपके पास। इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसको आप एकदम अच्छे से याद रख ले, एकदम अच्छे से मेमोराइज कर ले, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब आप लोग बोलोगे कि सर मेमोराइज क्यों करना है, हम तो हर क्वेश्चन में डिराइव कर लेंगे, इट्स वेरी इजी टू डिराइव। नहीं, डिराइव करना आसान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि डिराइव ही करते रहेंगे, सही बात है ना। अब देखो जहां जहां अंडर रूट आता है वहां वहां बहुत सारे केसेस आते हैं। पहले इतना लिख लो आप आराम से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, काफी कंटेंट आज कवर करना है। तो आपको एक चीज समझ में आया, सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये आप याद रखें, ठीक है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। वाई इंटरसेप्ट ऐसे निकलता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही निकलता है वो। तो हम लोग जब वो वाई इंटरसेप्ट पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। अब देखो यार क्या होता है कि जरूरी थोड़ी ना है भाई कि हर सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। किसने कह दिया, किसने कह दिया भाई कि एक्स एक्सिस को सर्कल कट करेगा ही करेगा? सर लिखा थोड़ी कहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट ना करे, ऐसा हवा में लटका रहे। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में कट करे। तो कट करना इज नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शंस। whether it cuts the x axis, it touches the x axis, it does not cut it, neither cuts nor touches the x axis, all the 3 possibilities are there, है ना। तो जब ये कट नहीं करेगा उस केस में इंटरसेप्ट क्या बनेगा? बनेगा ही नहीं इंटरसेप्ट, बिल्कुल नहीं बनेगा। और हम लोग उसको केस वाइज डिवाइड कर लेते हैं, तो आई विल राइट 3 केसेस। तो केस नंबर 1 जो है, केस नंबर 1 ये है कि इफ जी स्क्वायर माइनस सी ये पॉजिटिव हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अंडर रूट के अंदर वाला आइटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन सर्कल विल कट द एक्स एक्सिस, सर्कल विल कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हुआ तो सर्कल कट करेगा एक्स एक्सिस को इस तरह से। प्लीज इसको ड्रॉ कर ले मेरे साथ। केस 2, अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा बताइए मुझे। तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, और इंटरसेप्ट नहीं बनेगा तो देन सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट 0 बन रहा है इंटरसेप्ट लेकिन 0, तो उसके इसमें क्या होगा, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस। तो ओहो, ओके, ये जो फिगर है आई जस्ट कॉपी इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई पेस्ट इट so that
ये लिख दिया अपन ने। नाउ दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको टच कराना पड़ेगा ना यार, तो ये एक्स एक्सेस को ऐसे टच करेगा। ठीक है, ज्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे इस बात पे, बहुत आसान सी बात है। और अगर केस 3 ये भी हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है, जीरो है। एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है बट जीरो है। और थर्ड वाले केस में क्या हो सकता है कि जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो जाए। तो उस केस में क्या लिखेंगे अपन, देन अगर जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो गया तो आप सोचो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो अंडर रूट विल बिकम मैड। अंडर रूट तो पागल हो जाएगा कि ये क्या कर दिया आपने सर, मेरे अंदर नेगेटिव रख के अनर्थ कर दिया आपने। तो उसका मतलब ये हो गया है कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो इंटरसेप्ट विल बी इमेजिनरी, क्योंकि यार अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अपन डालते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो इंटरसेप्ट विल बी इमेजिनरी। या सिंपली आप इतना बोलो कि सर्कल जो है वो ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, वो हवा में लटका हो रहेगा क्योंकि उसका इंटरसेप्ट बनेगी। देन सर्कल विल लाई अबव द एक्स एक्सिस, लाई अबव द एक्स एक्सिस। ऐसे हवा में लटका रहेगा। तो ये तीन केसेस जो है वो हो सकते हैं इंटरसेप्ट के साथ। ठीक है, और मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप वाई इंटरसेप्ट निकालना सीखेंगे। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ भाई, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, जैसे एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल लिखिए, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल भी एकदम सेम लॉजिक से निकालेंगे अपन, यूजिंग द सेम लॉजिक अबव। देखिए, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पता करना है कि वाई एक्सिस पर ये कहाँ पर कट कर रहा है सर्कल को। तो हमने क्या करा, एक्स इंटरसेप्ट बनाया, वाई इंटरसेप्ट बनाया, सॉरी एक्स वाई एक्सिस बनाई, और उसके बाद हमने सर्कल बना डाला। ये रहा सर्कल। अब वो सर्कल एक्स, सॉरी ये सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स अपन देख लेंगे। तो ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसा अपन ने देखा। आप ये एक्स एक्सिस पर फोकस मत करो। तो ये वाई एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने सी कहा और डी कहा। ठीक है, तो पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कुछ होगा 0,y1 0,y2। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो निश्चित रूप से 0 होगा। तो हमको क्या करना रहेगा, हमको ये देखना होगा कि सर्कल की इक्वेशन में पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आपको y में क्वाड्रेटिक मिल रही है जिसके रूट्स y में मिलेंगे, और वो दोनों रूट y1 y2 होंगे। हमको अच्छे से पता होगा, सेम लॉजिक, y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, -2f के बराबर, और y1 इंटू y2 कितना हो जाएगा, c के बराबर। तो आपको डिस्टेंस जो निकालना है दैट इज नथिंग बट जो इंटरसेप्ट है, दैट इज y2 माइनस y1 का मॉड। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो y1 प्लस y2 कितना है, -2f, है ना।
तो 4f स्क्वायर हो जाएगा माइनस y1 y2 कितना c, तो यहाँ पे 4c आ जाएगा। तो आपके पास आंसर वही आ रहा है जो मैंने आपको एडवांस में बताया था। क्या बताया था? 2√f स्क्वायर माइनस c। यहाँ पे भी 3 केस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी तीनों केस हो सकते हैं। ऑल द 3 केसेस आर एग्जैक्टली सेम एज द अबव, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में क्या हो सकता है कि, बताता हूं, केस 2, केस 3, ठीक है। केस 1 ये हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर का आइटम जो, देखो ध्यान से यहाँ पे, एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट के अंदर का आइटम ये हो जाए पॉजिटिव, या ऐसा हो सकता है कि एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाए 0, या हो सकता है कि एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसा नेगेटिव हुआ तो, और 0 हुआ और पॉजिटिव हुआ तो, तीनों केस में क्या क्या होगा वो अपने को सोचना है, ठीक है। हाँ, कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप, आई विल स्क्रॉल अप। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने एकदम वही चीज करी जो ऊपर करी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी स्क्रॉल डाउन कर दिया। So write down all the cases, then we'll start solving the question. हाँ जी, तो केस 1 में क्या हो गया कि अगर ये पॉजिटिव हो तो, अगर पॉजिटिव हुआ एफ स्क्वायर माइनस सी, तो देखो यहाँ पे बेटा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, अच्छी बात है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब इंटरसेप्ट होगा, उस केस में इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो सर्कल जो है वो एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो अगर एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ एफ स्क्वायर माइनस इज पॉजिटिव, देन सर्कल विल कट y axis at 2 distinct points, ठीक है। और यहां वाले केस में, अगले वाले केस में लिखेंगे अपन, सर्कल विल कट, देन सर्कल विल टच y axis, सर्कल विल टच y axis, और यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल विल नाइदर टच nor cut the y axis, ठीक है। If you want to draw the figure, be my guest, this is first figure। यहाँ पे सर्कल y axis को आराम से कट कर रहा है, ठीक है। बाकी दोनों फिगर आप अपने आप से बना लो, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ट्राई टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। इस केस में क्या होगा, सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे चुपके से आगे कर देता हूँ, और यहाँ पर नाइदर कट्स नाइदर टचेस नॉर टचेस y एक्सिस आएगा। That's it. Is that okay? बस तीनों केसेस सेम थे, अपने ज्यादा। अब देखो फटाफट की पॉइंट, अगर आपको कोई बोलता है कि एक सर्कल है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 0 है, नहीं सुन रहे मेरी बात, हाँ सुनो ध्यान से, सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई अगर कहता है कि सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट 0 है, तो वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि जी स्क्वायर का वैल्यू सी के बराबर है। कोई कहता है वाई इंटरसेप्ट 0 है, तो क्या बताना चाह रहा है, एफ स्क्वायर का वैल्यू सी के बराबर है। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 0 बोलने का मतलब क्या है कि वो आपको जी और एफ का वैल्यू दे रहा है इनडायरेक्टली, है ना। हाँ, सी का वैल्यू जो भी होगा उसके टर्म्स में, आई डोंट नो सी क्या होगा, बट जो भी होगा उसके टर्म्स में आपको देना चाहिए।
अब ऐसा भी तो हो सकता है यार, एक स्पेशल केस, समझ रहे हो, स्पेशल का भी स्पेशल केस ये हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ना। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट a circle can touch the x axis as well as the y axis। ठीक है, so we'll draw this possibility। ये जो पॉसिबिलिटी होगी उस केस में क्या होगा बताइए मुझे। सर्कल ने एक्स एक्सिस को भी टच करा और वाई एक्सिस को भी टच करा, ये ऐसे, तो उस केस में क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट कट होने चाहिए थे, अभी तो एक ही हो रहा है, तो वो एक्स इंटरसेप्ट 0 आएगा और वाई इंटरसेप्ट भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इफ सर्कल टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखो इफ द सर्कल टचेस both x-axis and y-axis, then g square minus c is equal to 0, f square minus c is equal to 0, दोनों हो जाएंगे, बस खत्म, दोनों एक साथ होंगे। अभी जी स्क्वायर भी सी के बराबर हो जाएगा और एफ स्क्वायर भी सी के बराबर हो जाएगा। आई होप वी आर क्लियर अबाउट इट नाउ, लेट अस नॉट एक्सटेंड इट एनी मोर, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लिखिए सबसे पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the positive x-axis, the positive axis of y, sorry, the positive axis of y at a distance of 4 units from origin, and cuts off an intercept of 6 units from the positive x-axis, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। And the equation of circle which touches the positive axis of y at a distance of 4 units from the origin and cuts off an intercept equal to 6 units from the positive x-axis, ठीक है। From the positive x-axis की जगह on the positive x-axis कर, that will sound more appropriate, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है अगर आप समझ पाते हैं तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे टच कर रहा है 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे, और कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, कि ये वाई एक्सिस पे ऐसे टच कर जाए और एक्स एक्सिस पे कट कर जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। तो ये वाई एक्सिस पे जहां पर टच कर रहा है वो पॉइंट की दूरी ओरिजिन से 4 यूनिट है, तो ये वाले पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल देता हूँ, तो ये ए पॉइंट की दूरी ओरिजिन से जो है वो 4 यूनिट्स है, तो दिस इज 4 यूनिट्स। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर ये 4 यूनिट्स है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एनीवन, 0,4 ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, फिर आपको कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज सी एंड डी, ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, ये गिवन अपने को क्वेश्चन में 6 यूनिट के बराबर।
ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। अब मेरे को नहीं पता आगे क्या करना है, आगे जो भी करना है वो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। आई एम गिविंग यू सम टाइम, सोचो कैसे करेंगे। ये 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो मेरे को सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर जो भी होगा वो निकाल लो, और रेडियस निकाल लो। तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट, एंड इफ यू हैव सम गुड वेज देन शेयर विद मी। आप मुझे बताइए कि सर ऐसे करो ऐसे करो। सोचिए सोचिए सोचिए। मेरे को सर्कल का सेंटर निकाल के दे दो, रेडियस निकाल के दे दो, मैं आपको इक्वेशन दे दूंगा। यही तो होता है तरीका, सेंटर निकाल दो और रेडियस निकाल दो। समय है आपके पास, सोचो। हाँ जी, बोलो बेटा बोलो, सही बता रहे हो। किसी को नहीं आ रहा समझ में? चलिए एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस डू वन थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत शानदार सा ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। इसको मैं ट्रिक बोलता हूँ बिकॉज नॉर्मली पीपल इग्नोर दिस सिंपल फैक्ट। जब अपन क्लास 10th में थे, है ना, जिसने भी मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने आपको सर्कल्स चैप्टर के वक्त एक छोटा सा टिप बताया था कि कभी भी आपको सर्कल में कॉर्ड दिखे, कॉर्ड, तो आप हमेशा ड्रॉप परपेंडिकुलर कर, सॉरी, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो टिप ये है कि वेनेवर, ठीक है, ऑन अ कॉर्ड, ऑन अ कॉर्ड, कभी भी आपको कोई कॉर्ड दिखे ना, तो क्या करो, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम ये देखो, ये सीडी जो है वो कॉर्ड का काम कर रहा है, सर्कल का कॉर्ड ही तो हुआ। तो कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड पता है ना क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे अगर अपन ज्वाइन कर दे तो दैट बिकम्स अ कॉर्ड। तो कभी भी आपको कोई भी, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप बियॉन्ड दैट हो, आपको कभी भी सर्कल दिखता है, आपको कॉर्ड दिखता है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे सेंटर पे। ठीक है, मैंने रियल लाइफ में देखा है कि जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोडवेज के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं देखते रहता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम ए सिविल इंजीनियरिंग फैमिली। तो उसमें भी एक सर्कल की सिचुएशन आ गई थी, तो उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करा था कि उसमें कॉर्ड ड्रॉ करा था और परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करा था। रियल लाइफ में भी आपको जो कॉर्ड मिलता है ना, तो आप उसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो ये जो 6 यूनिट था वो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट और 3 यूनिट, इसको मैं एम बोल देता हूँ। तो सीएम कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स। सीएम विल बी 3 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ये 3 यूनिट हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पॉइंट है इसको P बोल देता हूं। इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, ये जो PM है, ये PM डिस्टेंस भी 4 यूनिट होगा, क्योंकि बेटा ये भी 4 यूनिट है ना, तो ये भी 4 यूनिट्स हो जाएगा। और अगर ये 4 यूनिट हो तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि अरे यार, P का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वही पता चल गया ना, 4 यूनिट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पता चल गया, दैट इज द y कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? बस ये वाली दूरी, ये वाली दूरी मेरे को पता चल जाए। ठीक है, तो ये वाली दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये आप सोच लीजिए। तो यार ये वाली जो दूरी होगी ना, दिस डिस्टेंस,
या फिर मैं क्या करता हूँ ना, लेट मी जस्ट ज्वाइन अ ट्राइंगल, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ये सीपी को भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो सीपी को ज्वाइन करेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हाँ बताइए भाई, कोई डाउट पूछना चाह रहा है? सर ये हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ए और बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, फिर इसलिए 4 यूनिट्स आ गया। ए और पी? हाँ ए और बी, क्योंकि 4 यूनिट्स इसलिए मतलब वो सेम हाँ हाँ एक हाँ, ही ठीक है, स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। देखो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यहाँ इसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो दिस विल बी मेकिंग अ 90 डिग्री, बिकॉज ये टेंजेंट का काम कर रहा है वाई एक्सिस, है ना, और ये पी ए जो है वो रेडियस का काम कर रहा है। 10वीं में पढ़ा था अपन ने, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, और इसको भी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहाँ पे, तो ये भी 90 डिग्री है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज रेक्टेंगल, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा फिर से, हमने क्या करा है, पी से ए को ज्वाइन करा होगा तो अपने आप यहाँ पे 90 डिग्री बन गया होगा अपने आप, है ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये एक, अच्छा ये तो 90 डिग्री पचपच है, ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा, तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल हो गया अगर, तो ये ए और पी अब डेफिनेटली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। यस सर। ओके, अब दूसरी बात यह है कि मेरे को निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो अब चलो मैंने इसको ज्वाइन कर ही दिया आपके कहने पे, तो आपने मेरा काम आसान ही कर दिया सत्यजीत। जैसे कि ये रेडियस है ना, आई वांट टू फाइंड द रेडियस, सॉरी ऊपर चला गया। इफ आई वांट टू फाइंड द रेडियस, व्हाट आई विल डू, आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट पी विद पॉइंट सी। पॉइंट पी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दूंगा मैं, तो ये भी रेडियस होगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर का कोई भी, ये सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इवन ये वाला पॉइंट ले लो, सेंटर को आप सर्कल सर्कल के सर्कमफेरेंस से कहीं पर भी ज्वाइन करोगे तो आपको रेडियस ही मिलने वाला है ना। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द रेडियस एंड दिस पी सी एम, है ना। ये जो पीसीएम ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन ने लगा दिया तो 4 पता है, 3 पता है, ये रेडियस अपने आप 5 आ जाएगा। सोच के देखो ना, मेरे को तो याद हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 4 5 होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप करोगे तो ये अपने आप रेडियस 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस 5 आ गया तो आप अगर ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो आर के बराबर होगा, और यही तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये आर के बराबर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा कितना, 5 यूनिट। तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दो, मतलब यहाँ पे आप 5 रख दो, सेंटर भी 5 आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात होगी यहाँ पे अपनी, कि ये वाला बस डिस्टेंस पता चल जाता तो वो एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो उस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब सेंटर पता है और रेडियस पता है तो हम निकाल सकते हैं सर्कल की इक्वेशन। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यू मे फर्दर सिंप्लीफाई इट, है ना, फर्दर एक्सपैंड इट, वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको टिप बताई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चलो एक अच्छा सा सिनेरियो सिखाता हूँ, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में उसका कोई एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। अब देखो, माय फादर इज अ सिविल इंजीनियर, माय ब्रदर इज आल्सो अ सिविल इंजीनियर। सो एक बार वो लोग मेरे पास आए एक प्रॉब्लम लेके, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग, आई स्वेयर, ये अभी अभी की बात है, 1 साल पुरानी बात है। मेरे पास पेपर भी रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि दे गिव मी अ प्रॉब्लम कि भाई तू मैथमेटिक्स वाला बंदा है, तो मुझे ये बताया कि एक रोड है हमारे पास, वो रोड ऐसी मतलब कर्वी रोड है, इट्स अ रोड लाइक दिस, है ना, रोड में भी राउंड एक बहुत बड़ा सा टर्न है। सो दे वांटेड टू फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा ना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होना चाहिए। सो दे जस्ट वांटेड टू फाइंड रेडियस, एंड उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये रोड है जहां से कर्व चालू हो रहा है और जहां पर कर्व खत्म हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो है बस हमको ये पता है। क्या आप हमें ये जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का हाँ सेंटर और रेडियस निकाल कर दे सकते हो क्या? क्योंकि अगर इन्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाता, अगर इन्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाता तो वो रोड का इंक्लिनेशन बता देते। क्या होता है ना कि जब भी रोड ऐसे टर्न होती है तो उनको इंक्लाइन करना पड़ता है, ऐसे रोड को ऐसे इंक्लाइन करना पड़ता है, कुछ एंगल से, थीटा से। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन,
अदरवाइज स्किड करके व्हीकल बाहर निकल जाएगी। तो जो भी रोड होता है उसको ऐसे इंक्लाइन करते हैं कुछ एंगल पे, सो दे वांटेड टू फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास आए थे कि आप रेडियस निकाल के दो। मैंने कुछ भी नहीं करा था, मैंने बेसिक 10th क्लास की मैथमेटिक्स यूज करके रेडियस निकाला था। कि मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, ये डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है, एंड द सर्कल मे बी कंप्लीटेड लाइक दिस, एंड दिस डिस्टेंस ए बी विल बी एक्टिंग लाइक अ कॉर्ड। ठीक है, सर्कल कैन बी कंप्लीटेड लाइक दिस, सर्कल का सेंटर हो सकता है यहाँ कहीं, मेरी ड्राइंग पे आप ना जाए क्योंकि ड्राइंग जो है ऑब्वियसली मैंने बहुत बड़ा बना दिया, तो अब मैं इतना बड़ा सर्कल नहीं बना पाऊंगा। तो सेंटर यहाँ कहीं होगा ओ। तो आपको अगर रेडियस निकालना ही है तो आप क्या करो कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये डिस्टेंस मान लो बहुत कितना 100 मीटर्स है मान लो, है ना, तो ये 50 मीटर्स हो जाएगा, वी नो दिस। एंड आप यहाँ से फिर रेडियस निकाल सकते हो, एक दो और वेरिएबल्स थे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस निकाल सकते थे, और ये वाला डिस्टेंस भी किसी तरह से हमने निकलवा दिया था, ये वाला डिस्टेंस भी, और मतलब कैलकुलेशंस वर्डन और भी उनके पास बहुत सारी चीजें थी। तो जैसे ही आपका रेडियस आया वो सिंपल तरीके से आया कि आपने पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकाला, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें और गिवन थी। अब जैसे ही रेडियस आ जाता है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेडियस के टर्म्स में थीटा का एक फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है, उसमें ना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी इन्वॉल्व होता है म्यू, आई डोंट रिमेम्बर दैट फॉर्मूला। तो उसमें आप जैसे ही फिर थीटा रखते हो, सॉरी थीटा नहीं, रेडियस का वैल्यू रखते हो, तो आपको थीटा मिल जाता है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि रोड को कितना एंगल से इंक्लाइन करना है ना। ऐसा नहीं होता है कि वो अंदाजे से कुछ भी करते हैं, देयर शुड बी परफेक्ट कैलकुलेशन। तो जब भी आप रोड में ट्रैवल करो ना, तो आप हमेशा सोचा करो कि उसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स लगाया गया हो। वो जो थीटा ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो बहुत सोच समझ के लगाया जाता है, ताकि गाड़ी जो है वो परफेक्टली वहां पे चले, ना ही नीचे स्किड करे ना ही ऊपर स्किड करे, और उसका स्पीड लिमिट जो होता है उसके हिसाब से एवरीथिंग डिजाइन होती है। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक ज्योमेट्री जो हम लोग क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स हर जगह यूज होती है। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को जेई मॉक पेपर में वो जो क्वेश्चन था उसका केस स्टडी बना के डाल दूंगा। ठीक है, दैट क्वेश्चन, उसका पूरा केस स्टडी, उसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या पॉइंट्स। तो किसी दिन आपको मॉक में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए रोड वाला, तो आप समझ जाना कि सर ने बना के डाला है। ठीक है, तो जब हम एडवांस का मॉक करेंगे उसमें पैराग्राफ आता है, तो एक पैराग्राफ में आपको जरूर दूंगा इस तरीके से। खैर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से हमको पता होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अदरवाइज हमको लगेगा कि हम सिर्फ किताबों में, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, उनका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स है जिनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन काफी कम होता है, मानता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, सो ऐसे भी चैप्टर होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स आर वेरी वेरी यूजफुल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the coordinate. Which touches the coordinate. Axis. And whose radius is 2 units. Whose radius is 2 units. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा ही नहीं आप लोगों को, मैं करके ही नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, जितने लोगों का आंसर आएगा मैं उनका आंसर सुन के उनको बोल दूंगा कि करेक्ट है या गलत है, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और जिनका नहीं आएगा उनको मैं बहुत डांटूंगा एक एक करके। ठीक है, नाम ले लेके डांटूंगा। तो हर कोई बस दिमाग लगाओ कि बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर टच कर रहा है सर्कल तो क्या होगा कंडीशन, सोचिए। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा।
Yes, very good. Very, very, very good. I got one answer. That is correct. तो देखो, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, हमको बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका मतलब ये हो रहा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर्कल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा और वाई इंटरसेप्ट भी 0 होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 होगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ठीक है, दैट्स इट, यहां तक रहने दो। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि जी स्क्वायर का वैल्यू एफ सी के बराबर और एफ स्क्वायर का वैल्यू भी सी के बराबर है। ठीक है, और रेडियस कैसे निकाला जाएगा? रेडियस निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस फॉर्मूले से। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा वो अपने को, अच्छा, उस रेडियस इज 2 यूनिट्स। ओ हो, रेडियस दिया हुआ है हमें, तो रेडियस का वैल्यू 2 यूनिट है और जी स्क्वायर का वैल्यू सी के बराबर हो गया, एफ स्क्वायर का वैल्यू भी सी के बराबर हो गया, और यहाँ पे सी रख दिया मैंने। तो मेरे को यहाँ से सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू अगर पता चल गया मुझे यहाँ से, तो कितना आ रहा है सी का वैल्यू देखोगे? अब ये सी और सी कट जाएगा तो रूट सी इज इक्वल टू 2, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर। सी का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर। अब सी का वैल्यू अगर 4 के बराबर हो गया तो उसको आप पहली और दूसरी इक्वेशन में डाल के जी और एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज जी? जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दैट इज 4। तो यहां से जी के दो वैल्यूज आएंगे अपने पास, जी के दो वैल्यूज आएंगे +-2, और एफ स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू सी, दैट इज सी का वैल्यू 4 है, तो यहां से आपको एफ का वैल्यू 2 मिलेगा +-2। ठीक है, तो जी का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू आ गया। तो सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है अपने साथ। क्या गड़बड़ हो रही है? क्योंकि g के हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं +2 -2, और f के भी दो वैल्यू आ रहे हैं +2 -2। तो यहाँ पर मैं सेंटर में कौन सा वैल्यू पुट करूँ? सेंटर निकालना है ना मेरे को पहले सर्कल का। अच्छा देखो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ये पूरा कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, शांति से देख लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। देख लिया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? इंटरसेप्ट पता था अपने को 0 है, तो जी स्क्वायर का वैल्यू एफ स्क्वायर का वैल्यू दोनों सी के बराबर आ गया। तो रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ठीक है, ओके, सेंटर आ गया अपने पास। अब सेंटर देखो, +2 - 2 जी और एफ का वैल्यू, तो चार वैल्यूज है, तो चार केसेस हो सकते हैं ना यार अपने पास। देर आर 4 सेट ऑफ पॉसिबिलिटी, 4 सेट ऑफ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि देखो, हम सेंटर जो है -g, -f, ऐसा भी हो सकता है पहला कि दोनों 2 हो जाए। समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, है ना। थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हो आप लोग। अगर मैं जी का वैल्यू -2 ले लिया, एफ का वैल्यू भी -2 ले लिया, तो उस केस में सेंटर क्या आ जाएगा? -g, -f, मतलब -2, -2, मतलब +2 ठीक है। दूसरा, एक प्लस एक माइनस, तीसरा एक माइनस एक प्लस, मतलब चार पॉसिबल सेंटर्स है मेरे पास। और चौथा क्या हो सकता है? बोथ आर नेगेटिव, जी और एफ। ठीक है, तो देर आर 4 सेट ऑफ पॉसिबल सेंटर्स, देर आर 4 सेट ऑफ पॉसिबल सेंटर्स।
ओके प्लीज वेट करें 2 मिनट। ओके तो हमारे पास 4 पॉसिबल सेंटर्स आए, ये रहे 4 पॉसिबल सेंटर्स, और रेडियस क्या था, रेडियस वाज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो जी स्क्वायर का वैल्यू तो 4 होगा, एफ स्क्वायर का वैल्यू भी 4 होगा, क्योंकि जी और एफ का वैल्यू अपन ने यहाँ निकाला है, प्लस माइनस 2 दोनों ही केस में स्क्वायर तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 और 4 8, और सी का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाला था। थोड़ा सा आराम से आप शांति से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। तो रेडियस कितना रहेगा, √4 दैट इज 2। बस तो आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो 4 आएगी, यहाँ पे 4 पॉसिबल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन आ जाएगी x-2 इसके हिसाब से, x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरी हो जाएगी x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे यार ये वाला सेंटर बेटा, डरो मत, सेंटर लिख दिया मैंने हर बार। फिर चौथा -2 है, तो x-2 दैट इज x+2 होल स्क्वायर प्लस y-2 दैट इज y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आज अपन ने बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा बस इंटरसेप्ट के बारे में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छूटा हुआ है, तो पेंडिंग लेक्चर्स आप कवर करने में फोकस करें, ताकि मैं आपको यहाँ पे कम होमवर्क दे पाऊँ, ठीक है। लिखिए फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ, चलिए होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। द सर्कल कल अपन आते से इसको डिस्कस कर लेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लेक्चर जल्द से जल्द ज्वाइन किया करो। कुछ बच्चे 15-20 मिनट लेट आते हैं, दैट इज नॉट गुड। मैं कभी भी लेट आने पे कभी मैंने किसी को गुस्सा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप 5 मिनट लेट चलता है, उससे ज्यादा ना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। which touches positive y-axis, and having an intercept on x-axis, having an intercept of length 2l on x-axis, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है आपको पढ़ने में मुश्किल लगे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर, ठीक है। इट्स एक्चुअली 1 लाइनर। अगला क्वेश्चन देखिए, two rods whose lengths are 2a and 2b slides along। पहला वाला तो बहुत आराम से हो जाएगा, दूसरा वाला मैं आपको कल करके बताऊंगा। Slides along the rectangular axis in such a way that their extremities are always concyclic। Find the equation of locus of center of circle of the center of circle। मेरी बात ध्यान से सुनो, लेक्चर खत्म होता है, जैसे कि आप लोग अब धीरे धीरे
ये सब टॉपिक जैसे ही अपना खत्म होगा, एक दो टॉपिक और है, वो खत्म होते ही आप 12th क्लास में एंटर कर जाओगे ऑफिशियली, है ना। फिर हम 12th के टॉपिक पढ़ेंगे, और 11th के जो जो टॉपिक्स है वो दोनों एक साथ 12th में पढ़ाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, है ना, जैसे कॉनिक सेक्शन 2 बार पढ़ाया जाता है, एक बार 11th में, एक बार 12th में, हम एक ही बार पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी चीजें, फंक्शंस 2 बार पढ़ाया जाता है, लिमिट्स 2 बार पढ़ाया जाता है, मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है 11th में वो हम 12th में ही पढ़ते हैं। तो आप जैसे जैसे 12th में जा रहे हो, मैं आप चाहता हूँ कि आप एक चीज फिर से अच्छे से डेवलप करो जो आपने बीच में छोड़ दिए, नोट्स रिवाइज करना। आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद आप आराम से बैठ के पूरा 1 घंटा तीनों के नोट्स रिवाइज किया करो, पूरा 1 घंटा। ठीक है, तो अब जब आप रिवाइज करोगे तो आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। सर वो नॉन साइक्लिक है ना, ऑलवेज नॉन साइक्लिक? कौन साइक्लिक? को साइक्लिक? को साइक्लिक। को साइक्लिक, को साइक्लिक और कौन साइक्लिक सेम। को साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल में लाई करते हैं। ठीक है, होमवर्क मैं आपको आज नहीं दे रहा हूँ, कल से दूंगा। तो आज आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा कर लो, जो बच्चों ने मॉड्यूल नहीं करा पूरा कर लो। डिस्कशन हो गया है, मेरे से डिस्कशन वीडियो भी मांग सकते हो। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।